आज की क्लास में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आज की क्लास में भारतीय संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और जो प्रश्न होंगे लगभग 20 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो 20 क्वेश्चन को इसमें शामिल किया जाएगा और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से के अंतर्गत जो हमारा टॉपिक होगा वह टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया या भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास। तो और क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हम कॉन्सेप्ट को भी कवर करेंगे। तो शुरुआत के जो क्वेश्चन होंगे उनके द्वारा हम कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करेंगे और इसके बाद कुछ फैक्ट आधारित क्वेश्चन होंगे उनको भी सॉल्व करेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन हमारा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है एक या ईस्ट इंडिया कंपनी के कामकाज को नियंत्रित और विनियमित करने का एक प्रयास था। दूसरा है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। तीसरा है नियंत्रण बोर्ड स्थापित किया गया। तो जो पहला है कि रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा पहली बार क्या किया गया, कंपनी को रेगुलेट करने का प्रयास किया गया। तो एक क्या है इसमें सही है। दूसरा है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तो दूसरा भी ऑप्शन के कथन क्या है सही है। तीसरा दिया है नियंत्रण बोर्ड स्थापित किया गया। तो यह वाला तीसरा कथन क्या है गलत है। तीसरा कथन गलत है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 1 और 2 इसका क्या है राइट आंसर। तो ऑप्शन सी में दिया गया है एक, केवल 1 और 2 सही है। तो जैसा हमने कहा कि क्वेश्चन करते समय हम क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट को भी कवर करेंगे, क्योंकि यह गारंटी नहीं है कि सेम क्वेश्चन यही क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाए। हो सकता है इससे संबंधित या उससे रिलेटेड कोई दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है रेगुलेटिंग एक्ट से। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हम क्या करेंगे, इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न बनते हैं उनको भी थोड़ा कवर करेंगे। तो पहले हम समझ लें 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट लाने का प्रयास क्यों किया गया और इसमें क्या क्या नए प्रावधान किए गए, क्या क्या प्रावधान किए गए, इनके बारे में भी देख लें। बात की जाए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का जो लाया गया उसके पीछे कारण क्या था। तो 1600 ईस्वी के आसपास यदि बैकग्राउंड देखा जाए तो 1600 ईस्वी में क्या होता है कि ब्रिटेन की एक महारानी है जिनका नाम है एलिजाबेथ प्रथम, और एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा एक कंपनी है, उस कंपनी का नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी। उसको अनुमति दी गई या राइट दिया जाता है कि आप 15 वर्षों के लिए क्या कर सकते हैं, भारत में व्यापार कर सकते हैं। तो एक चार्टर जारी किया गया एलिजाबेथ द्वारा और कहा गया कि कंपनी को अधिकार दिया गया भारत में व्यापार करने के लिए। आगे 1609 में एक चार्टर लाया जाता है और इसके द्वारा कहा गया कि कंपनी अब भारत में क्या कर सकती है, अनलिमिटेड समय तक या असीमित समय तक भारत में व्यापार कर सकती है। तो अब कंपनी को जब अनुमति मिल जाती है 15 वर्षों के लिए व्यापार की तो कंपनी का भारत में आगमन होता है। 1600 ईस्वी के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन होता है और ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्राइमरी उद्देश्य है या प्राथमिक लक्ष्य क्या था, भारत में व्यापार करना। प्राथमिक लक्ष्य इसका क्या है, व्यापार करना इसका प्राथमिक लक्ष्य है। लेकिन कंपनी क्या करती है, आगे चलकर बंगाल में राजनैतिक नियंत्रण प्राप्त कर लेती है। तो इसका राजनैतिक नियंत्रण हो जाता है कहाँ पर, बंगाल क्षेत्र में। तो बंगाल क्षेत्र में क्या हुआ, राजनैतिक नियंत्रण स्थापित हो गया। और जो युद्ध हुए किस युद्ध के माध्यम से, एक 1757 में हुआ प्लासी का युद्ध और एक 1764 में होता है बक्सर युद्ध के द्वारा राजनैतिक नियंत्रण प्राप्त हो जाता है बंगाल में। अब कंपनी जो व्यापार करने आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका बंगाल में क्या हुआ, नियंत्रण स्थापित हो गया इस एरिया में, राजनैतिक नियंत्रण। और जब राजनैतिक नियंत्रण स्थापित हो गया इस क्षेत्र में तो यहाँ पर लॉर्ड क्लाइव द्वारा क्या किया गया, लॉर्ड क्लाइव द्वारा द्वैध शासन की शुरुआत की जाती है। द्वैध शासन का अर्थ यहाँ क्या है कि जो रेवेन्यू अफेयर्स है या रेवेन्यू संबंधित जो भी मामला है, तो रेवेन्यू संबंधित जो भी मैटर होगा वह किसके कंट्रोल में होगा, कंपनी के कंट्रोल में होगा। और जो प्रशासनिक व्यवस्था है, प्रशासनिक व्यवस्था है वह किसके कंट्रोल में होगा,
जो बंगाल का नवाब होगा, जो वहाँ का नवाब होगा उसके कंट्रोल में होगा। तो द्वैध शासन का अर्थ है कि रेवेन्यू पर कंट्रोल किसका है, ईस्ट इंडिया कंपनी का, और प्रशासनिक सुविधा किसके अंडर में है, नवाब के अंडर में। अब जब कंपनी यहाँ राजनीतिक नियंत्रण किया जाता है कंपनी द्वारा, तो यहाँ पर क्या होता है, आगे चलकर इसमें भ्रष्टाचार करप्शन के कारण यहाँ कंपनी जो है रसातल में जाने लगती है, अर्थात जो है इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाता है। और जब इकोनॉमिक क्राइसिस आएगा, और क्योंकि यहाँ के जो गवर्नर हैं या जो भी अधिकारी हैं उनके द्वारा क्या किया जा रहा है, लूटपाट किया जा रहा है, और कंपनी रसातल की तरफ जा रही है, जबकि जो वहाँ के गवर्नर हैं या वहाँ के जो अधिकारी हैं कंपनी के, वो ज़्यादा अमीर होते जा रहे हैं। अब इसकी सूचना जब ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाएगी, ब्रिटिश पार्लियामेंट में कंपनी के इस जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में जब बात उठेगी, तो कंपनी ब्रिटिश पार्लियामेंट का क्या करेगी, एक लॉ लाएगी, और उस एक एक्ट पारित करेगी। उस एक्ट का नाम क्या था, रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट था। और इस रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से क्या किया गया, जो 1773 में लाया गया था, इसके द्वारा क्या किया गया, पहली बार कंपनी को रेगुलेट करने का प्रयास किया गया, या कंपनी को नियंत्रित करने का प्रयास इस एक्ट के द्वारा किया जाता है। तो 1773 के द्वारा एक रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा पहली बार कंपनी को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया। अब हम रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या प्रावधान किए गए उनके बारे में थोड़ा समझ लें। रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या नए प्रावधान लाए गए, क्या क्या नियम शामिल हुआ इसमें, इसको थोड़ा समझ लें। तो हमने देखा कि कंपनी को रेगुलेट करने के लिए एक एक्ट लाया गया, वह एक्ट कौन था, रेगुलेटिंग एक्ट था। और रेगुलेटिंग एक्ट कब लाया गया, 1773 में लाया गया। अब इसमें प्रावधान क्या है, इसको थोड़ा समझते हैं, इसमें बदलाव क्या किए गए। तो जैसा कि है कि जो कंपनी है भारत में, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रशासन है एक जगह ब्रिटेन में बैठकर चलाया जाएगा, ब्रिटेन से चलाया जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन, कुछ लोगों द्वारा ब्रिटेन में चलाया जाएगा, और कुछ लोगों द्वारा भारत में चलाया जाएगा। जो उसका प्रमुख कौन होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रमुख कौन होगा, गवर्नर होगा। तो गवर्नर के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन भारत में चलाया जाएगा। अब जो रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया, इसके माध्यम से क्या किया गया, जो गवर्नर यहाँ पर स्वतंत्र था, अब उसकी सलाह के लिए, उसको नियंत्रित करने के लिए क्या किया गया, एक काउंसिल का गठन किया गया। एक काउंसिल या एक परिषद का गठन किया जाता है इस एक्ट के माध्यम से, और इस परिषद में क्या होंगे, 4 सदस्य होंगे। तब क्या है कि जो गवर्नर है वह स्वतंत्र नहीं रहा, उसकी सलाह के लिए उसकी काउंसिल की सहमति के आधार पर कोई फैसला लेगा। और दूसरा परिवर्तन क्या होता है कि जो बंगाल का गवर्नर था, बंगाल क्षेत्र है, यहाँ पर जो गवर्नर था बंगाल का, उसको क्या किया गया, गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब जब यह गवर्नर जनरल बन जाएगा, तो जो अन्य प्रांत हैं, जैसे यहाँ बॉम्बे प्रांत है, यहाँ पर है मद्रास प्रांत, अब इनको क्या करेगा, जो बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया जब, इनको क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। अब इसके सबॉर्डिनेट क्या करेंगे, काम करेंगे। तो जो अन्य प्रांत हैं, अब वह क्या करेंगे, बंगाल के गवर्नर जनरल के सबॉर्डिनेट कार्य करेंगे। इसके अलावा क्या परिवर्तन किया गया, अब देखिए, जो जब गवर्नर जनरल बना दिया जाएगा बंगाल का, और पहला गवर्नर जनरल कौन बनता है, वारेन हेस्टिंग्स पहला गवर्नर जनरल बना बंगाल का। तो भारत में एक काउंसिल गठित की जाती है। इसके अलावा जो गवर्नर था बंगाल का, उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया। और अब जब गवर्नर जनरल बना दिया जाएगा, तो जो अन्य प्रांत है, बॉम्बे और मद्रास प्रांत, अब इसके सबॉर्डिनेट काम करेंगे, उसके अधीनस्थ कार्य करेंगे। वहीं ब्रिटेन में जो जिनके द्वारा कंपनी का प्रशासन चलाया जा रहा था, उसमें कौन था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर द्वारा प्रशासन चलाया जा रहा था कंपनी का। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का चुनाव किसके द्वारा होता था, कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर, कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर द्वारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का चुनाव किया जा रहा था। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में कुल कितने मेंबर थे, 24। कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर उन्हें कहा जाता था जिनका कंपनी में क्या है, 500 पाउंड शेयर है। कंपनी में जिनका 500 पाउंड शेयर है, उन्हें कहा जाता था कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर कहा जाता था। अब यह सीमा बढ़ा के कितना कर दिया गया, 1000 कर दिया गया, 1000 पाउंड कर दिया गया। तो कुछ परिवर्तन इसके द्वारा किया गया। जो पहला एक्ट लाया गया, रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया।
अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहले क्वेश्चन में हमने देखा रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में और इसका जो ऑप्शन सही था सी, ऑप्शन 1 और 2 क्या है सही। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1784 के पीट्स इंडिया एक्ट के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पर सत्य कथन पूछा गया है। कथन एक है कि भारत में कंपनी के क्षेत्रों को पहली बार भारत में ब्रिटिश क्षेत्र कहा गया। दूसरा है दोहरी सरकार की प्रणाली की स्थापना की गई। तो इसका जो पहला कथन है या क्या है, कथन एक सही है और दूसरा कथन भी क्या है सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी क्या है इसका राइट आंसर है। इसको थोड़ा समझते हैं। तो हमने देखा जो कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन ब्रिटेन में बैठकर चलाया जा रहा कुछ लोगों द्वारा और कुछ लोगों द्वारा भारत में चलाया जाएगा, जिसका प्रमुख कौन है, गवर्नर है। अब जो कंपनी का जब राजनीतिक नियंत्रण हो जाता है पूरे क्षेत्र में, तो यह जो कंपनी द्वारा जो जीता हुआ क्षेत्र है, विजित क्षेत्र है, उसे अब क्या कहा जाएगा, ब्रिटिश क्षेत्र कहा जाएगा या ब्रिटिश क्षेत्र कहा जाएगा 1784 के पीट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। इसके अलावा दोहरी सरकार की शुरुआत होती। दोहरी सरकार का अर्थ हुआ कि जब कंपनी का प्रशासन यहाँ पर किसके द्वारा चलाया जा रहा था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के द्वारा ब्रिटेन में बैठकर कंपनी का प्रशासन चलाया जा रहा था। अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के अलावा क्या किया जाएगा, एक नई संस्था बनाई जाएगी जिसे कहा गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा गया, जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा गया। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया, 6 सदस्यीय संस्था थी और बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करेगा, जो कंपनी का जो प्रशासनिक और राजनैतिक मामला है, प्रशासनिक एवं राजनैतिक जो मैटर है, अफेयर्स है, वह कौन कंट्रोल करेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और जो व्यापारिक मामला है वह किसके अंडर में होगा, व्यापारिक मामला या किसके अंडर में होगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के। तो देखा जाए तो यहाँ पर दोहरी सरकार के ड्यूअल सिस्टम की शुरुआत होती है ब्रिटेन में, जो कंपनी का प्रशासन जिनके द्वारा चलाया जा रहा है। इसके अलावा जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी, जो इसमें 4 मेंबर थे, अब मेंबर की संख्या घटाकर कितना कर दी गई, 3 कर दी गई। यहाँ पर जो गवर्नर जनरल की काउंसिल है, जो भारत में जिनके द्वारा प्रशासन चलाया जा रहा है, उनकी संख्या हमने देखा 4 थी, अब बढ़ाकर कम कर कितनी कर दी गई, 3 कर दी गई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 3rd है, तो सेकंड में हमने देखा ऑप्शन सी क्या है, 1 और 2 दोनों सही है। 3rd क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 3rd क्वेश्चन क्या कहता है कि 1793 के चार्टर एक्ट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1793 के चार्टर एक्ट के बारे में पहला कथन है कि इसने गवर्नर जनरल को बॉम्बे और मद्रास की अधीनस्थ प्रेसिडेंसी की सरकारों पर अधिक अधिकार और नियंत्रण दिया। इसने भारत में कंपनी के व्यापार एकाधिकार को 20 वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया। तो इसका जो राइट आंसर कथन 1 भी क्या है, सही है, कथन 2 दोनों सही है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी क्या है इसका राइट आंसर है। 1833 का जब चार्टर एक्ट लाया गया, 1833 के चार्टर एक्ट में क्या किया गया, तो शुरुआत में हमने देखा कि जो कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको 1600 में एक चार्टर के द्वारा क्या कहा गया कि कंपनी भारत में 15 वर्ष के लिए व्यापार कर सकती है। इसके बाद 1609 में जेम्स प्रथम द्वारा क्या किया गया, असीमित समय के लिए कंपनी को व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है, कहाँ पर, भारत में। लेकिन जब कंपनी यहाँ स्थापित हो गई ईस्ट इंडिया कंपनी, आगे ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा एक चार्टर लाया जाता है। उस चार्टर के द्वारा, जो कि 1793 का चार्टर था, जो कहा गया कि जो कंपनी को अब केवल अगले 20 वर्षों तक क्या कर सकती है, भारत में व्यापार कर सकती है। तो कंपनी के अधिकार को 20 वर्षों तक बढ़ा दिया गया। लेकिन जब आगे 1813 का जब चार्टर एक्ट लाया जाएगा, तो पुनः क्या किया गया कि कंपनी के अधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ाया जाएगा, 1813 का चार्टर एक्ट। लेकिन यहाँ पर 1813 में क्या होगा, जो कंपनी की मोनोपॉली है, मोनोपॉली अर्थात कंपनी के ही सदस्य क्या कर सकते हैं, भारत में व्यापार कर सकते हैं, उस मोनोपॉली को ख़त्म कर दिया गया। कहा गया कि अब कोई भी व्यापारी भारत में, ब्रिटेन का कोई भी व्यापारी जो कंपनी का सदस्य नहीं है, वह क्या कर सकता है, भारत में व्यापार कर सकता है। तो यहाँ पर मोनोपॉली को अंशतः समाप्त कर दिया गया। लेकिन कहा गया कि जो चाय है,
चाय और चीन के साथ व्यापार है उस पर कंपनी का एकाधिकार बना रहेगा। तो एक प्रकार से देखा जाए यहाँ पर कंपनी की मोनोपोली अंशतः खत्म की जाती है। आगे जब 1833 का चार्टर एक्ट लाया जाएगा और 1833 के चार्टर के द्वारा क्या किया गया कि जो कंपनी की मोनोपोली है, जैसे कुछ पर अभी क्या था एकाधिकार बना हुआ था, जैसे चाय और चीन पर एकाधिकार था, उसको भी समाप्त कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर 1833 के चार्टर के द्वारा कंपनी के अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया, एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया और कंपनी के व्यापार को कहा गया कि अब 20 वर्षों तक आगे 20 वर्षों तक व्यापार कर सकती है भारत में। तो यहाँ पर मोनोपोली की समाप्ति हो जाती है कंपनी की। तो 1793 में इसके अलावा क्या किया गया, जो मद्रास है और बॉम्बे प्रांत है उनको और कंट्रोल करने का प्रयास किया जाता है, जो गवर्नर जनरल है बंगाल का। तो इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन सी क्या है, इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया गया है। तो इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त किया। दूसरा कथन है इसने ईसाई मिशनरियों को अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए प्रोत्साहित किया। और तीसरा, इसने विज्ञान के प्रचार और भारतीय साहित्य के पुनरुद्धार हेतु वित्तीय प्रावधान किया। तो कथन 1 भी क्या है, सही है। कथन 2 भी सही है। कथन 3 सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी क्या है, इसका राइट आंसर है। तो हमने ऊपर देखा कि 1813 के माध्यम से क्या किया गया, चाय और चीन पर एकाधिकार या मोनोपोली बनी रही कंपनी की, लेकिन अन्य क्षेत्रों में क्या किया गया, एकाधिकार को समाप्त किया गया। और दूसरा कि ईसाई जो मिशनरी हैं उनको भारत में अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत भेजा गया, आने की अनुमति दे दी गई। और पहली बार क्या किया गया, भारतीय शिक्षा पर 1 लाख का बजट पेश किया गया कि भारतीय शिक्षा पर 1 लाख खर्च किए जाएंगे। तो इसमें कब किया गया प्रावधान, 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 1833 के चार्टर अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने चीन के साथ और चाय में व्यापार पर कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया। आगरा में चौथी प्रेसिडेंसी की स्थापना की गई और इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो कथन 1 क्या है, सही है। कथन 2 भी सही है और कथन 3 भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी क्या है, सभी कथन सही है। 1833 के जो चार्टर एक्ट लाया गया, इसको थोड़ा और हम विस्तार से समझते हैं। 1833 का चार्टर एक्ट, 1833 के चार्टर एक्ट में हमने देखा कि जो कंपनी की मोनोपोली है चाय और चीन पर जो बनी हुई थी उसको भी समाप्त कर दिया गया। एक परिवर्तन क्या किया जाता है कि जो गवर्नर, बंगाल का गवर्नर जनरल था, बंगाल का गवर्नर जनरल था, अब उसको क्या कहा जाएगा, भारत का गवर्नर जनरल कहा जाएगा। अब उसे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाएगा। अब जब इसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाएगा तो जो अन्य प्रांत हैं, जैसे यहाँ पर अन्य प्रांत हैं, अन्य प्रांतों जैसे यहाँ पर बॉम्बे प्रांत है, यहाँ पर मद्रास प्रांत है, अब इसकी जो विधायी शक्तियाँ हैं या लेजिस्लेटिव पावर है, विधायी शक्तियाँ अब किसके नियंत्रण में हो जाएंगी, भारत के गवर्नर जनरल। तो विधायी शक्तियाँ क्या की जाती हैं, इसकी छीन ली जाती हैं जो अन्य प्रांत हैं। अब वह किसके कंट्रोल में होंगी, भारत का जो गवर्नर जनरल है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के कंट्रोल में हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि शक्तियों का केंद्रीकरण हो रहा है, शक्तियाँ केंद्रीकरण हो रहा है या सेंट्रलाइज व्यवस्था हो रही है। तो पावर का सेंट्रलाइज किया जा रहा है। और भारत का गवर्नर जनरल कौन पहला बनता है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत का पहला गवर्नर जनरल बनता है। और इसके द्वारा क्या किया गया कि जो गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है या कार्यकारिणी परिषद है, कार्यकारिणी परिषद में एक अब विधि सदस्य शामिल किया जाएगा, एक विधि सदस्य को शामिल किया जाएगा। तो इसकी कार्यकारिणी परिषद में एक विधि सदस्य को शामिल किया गया। और भारतीय जो कानून को संहिताबद्ध करने के लिए क्या किया गया कि एक लॉ कमीशन का गठन किया जाएगा, लॉ कमीशन,
का गठन किया जाएगा। कब किया गया? 1835 में किया गया। और किसकी अध्यक्षता में? लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। तो इस प्रकार 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा इतने परिवर्तन किए गए। अब कंपनी को आगे 20 वर्षों के लिए अधिकार बढ़ाया गया, लेकिन क्या है कि जो मोनोपोली बनी हुई थी पूर्णतः समाप्त कर दी जाती है। अर्थात अब अनुमति दे दी गई कि जो कंपनी के अतिरिक्त जो अन्य व्यापारी हैं भारत में क्या कर सकते हैं? व्यापार कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखा गया कि 1 और 2, 3 क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन हमारा छठा क्वेश्चन है। ब्रिटिश भारत में सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1853 के चार्टर अधिनियम द्वारा भारतीय सिविल सेवा ICS परीक्षा हेतु खुली प्रतियोगिता की शुरुआत की गई। दूसरा ऑप्शन है भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा भारत में होने वाली सिविल सेवाओं के लिए अलग से भर्ती परीक्षा का प्रावधान किया गया। तो कथन 1 क्या है? सही है। और दूसरा कथन क्या है कि यहाँ पर 1858 नहीं होगा, 1919 में यह प्रावधान किया जाता है। तो ऑप्शन 2 या कथन 2 क्या है? गलत है। इसका जो राइट आंसर होगा केवल 1। यहाँ पर 1853 में क्या किया गया कि जब पिछले 1833 के चार्टर एक्ट में देखा कि जो कार्यकारिणी परिषद है उसमें एक लेजिस्लेटिव या जो है विधि सदस्य शामिल किया जाता है। विधि सदस्य को इसमें शामिल किया गया। अब इसमें क्या है कि सेपरेशन ऑफ पावर का सिद्धांत लाया गया। अर्थात कि जो कार्यकारिणी है गवर्नर जनरल की, उसमें क्या किया गया? कार्यकारी परिषद और विधायी परिषद को अलग कर दिया गया। अब कार्यकारी परिषद अलग होगी और विधायी परिषद अलग होगी। तो यहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर का सिद्धांत दिया गया कि कार्यकारी अलग अर्थात एग्जीक्यूटिव काउंसिल अलग होगी और लेजिस्लेटिव काउंसिल अलग होगी। और इसमें क्या किया गया? खुली प्रतियोगी परीक्षा का शुरुआत की जाती है। कब? 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा। तो यहाँ पर जब विधायी परिषद अलग कर दिया जाएगा तो जो अगला एक्ट आएगा, जैसे 1800 अगला जो परिषद आएगा जो है इंडियन काउंसिल एक्ट आएगा नेक्स्ट। अब इसमें क्या है? विधायी परिषद में संख्या बढ़ाई जाएगी, इनकी संख्या अब बढ़ाई जाएगी। कुछ आगे चलकर भारतीयों को भी इसमें शामिल किया जाएगा और यही क्या बनता है? मिनी संसद के रूप में कार्य करता है। यही आगे चलकर संसद का निर्माण होता है इसी से। तो यहाँ पर शुरुआत हो जाती है विधायी परिषद। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है भारत सरकार अधिनियम 1858 का कौन सा प्रावधान गलत है? पहला कि भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के शासन में आया। दूसरा है निदेशक मंडल और नियंत्रण बोर्ड अधिक सशक्त थे। तीसरा है भारत के लिए राज्य सचिव नियुक्त किया गया। और चौथा है इस अधिनियम ने भारत को ब्रिटिश क्राउन का प्रत्यक्ष उपनिवेशक बना दिया गया। तो यहाँ पर जो पूछा गया है इसमें गलत कौन है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 क्या है कि गलत है। तो यहाँ पर निदेशक मंडल और नियंत्रण बोर्ड अर्थात बोर्ड ऑफ कंट्रोल को सशक्त नहीं बनाया गया, बल्कि क्या किया गया? समाप्त कर दिया जाता है। इसको समाप्त कर दिया गया। इसको भी थोड़ा हम 1858 के भारत शासन अधिनियम को विस्तार से थोड़ा समझते हैं। तो हमने देखा कंपनी है, कंपनी का प्रशासन यहाँ पर गवर्नर के द्वारा चलाया जा रहा है। और ब्रिटेन में किसके द्वारा कंपनी का प्रशासन चलाया जा रहा है? जिसमें है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। और आगे चलकर 1784 में हमने देखा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की जाती है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अब क्या होगा कि जब 1858 का भारत शासन अधिनियम लाया जाएगा, इसके द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को क्या किया जाएगा? समाप्त कर दिया जाएगा। और समाप्त करने के बाद एक नई संस्था या एक नए पद का सृजन किया जाएगा, जिसे कहा गया भारत राज्य सचिव का पद। भारत राज्य सचिव का पद सृजन किया जाएगा। और इसकी सलाह के लिए एक 15 मेंबर वाली काउंसिल का भी गठन किया गया। तो यहाँ पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को क्या किया गया? समाप्त कर दिया गया। इसको समाप्त कर दिया गया। और दूसरा क्या है कि अब जो कंपनी का शासन था, जो भी राजनीतिक या प्रशासनिक नियंत्रण था कंपनी का, अब उसको पूर्णतः समाप्त कर दिया गया।
अब सीधे क्या है कि भारतीय क्षेत्र में किसका नियंत्रण हो जाएगा? ब्रिटिश क्राउन का। ब्रिटिश क्राउन का सीधा नियंत्रण हो जाएगा। तो इस प्रकार कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। अब यहाँ पर जो गवर्नर हुआ करता था, अब उसे कहा जाएगा वायसराय कहा जाएगा। गवर्नर को वायसराय की उपाधि दी गई और यह वायसराय किसके प्रतिनिधि के रूप में कार्य करेगा? ब्रिटिश क्राउन के प्रतिनिधि के रूप में काम करेगा। और पहला वायसराय कौन बनता है? लॉर्ड कैनिंग को पहला वायसराय बनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 1861 का जो भारतीय परिषद अधिनियम के बारे में है। इसमें पहला कथन है कि इसने भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया से जोड़कर प्रतिनिधि संस्थाओं की शुरुआत की। दूसरा है, इसने बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को विधायी शक्तियां बहाल करके विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरुआत की गई। अब क्या होता है कि 1861 में 1853 में हमने देखा कि जो गवर्नर की कार्यकारिणी परिषद थी, कार्यकारिणी परिषद में क्या किया गया? अब कार्यकारी परिषद अलग होगी और विधायी परिषद अलग होगी और विधायी परिषद अलग हुई। अब धीरे धीरे क्या किया गया कि इस विधायी परिषद में कुछ भारतीयों को नॉमिनेट किया जाएगा, नॉमिनेटेड किया जाएगा। और नॉमिनेटेड सदस्यों में कौन थे? एक थे पटियाला के महाराजा, पटियाला के महाराजा, बनारस के राजा और सर दिनकर राव। इन तीन को क्या किया गया? वायसराय द्वारा विधायी परिषद में नॉमिनेट किया गया। तो इसने भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया से जोड़कर प्रतिनिधि संस्थाओं की शुरुआत की गई इसमें। और इसके अलावा जब हमने 1833 का चार्टर एक्ट देखा तो 1833 में क्या किया गया? जब इसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, बंगाल के गवर्नर को, तो विधायी शक्तियाँ क्या कर ली गई? छीन ली गई। जो अन्य प्रांत हैं जैसे बॉम्बे प्रांत है, यहाँ मद्रास प्रांत है, इनकी विधायी शक्तियाँ क्या कर ली जाती हैं? छीन ली जाती हैं। अब क्या होगा कि अब इनको विधायी शक्तियाँ वापस कर दी जाएंगी। कब? 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि विकेंद्रीकरण की शुरुआत हो रही है। तो यहाँ पर विकेंद्रीकरण की शुरुआत हो रही है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी क्या है? इसका राइट आंसर है 1 और 2। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि इस अधिनियम में पहली बार प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को प्रस्तुत किया गया। दूसरा है कि विधानमंडल के सदस्यों को वित्तीय विवरणों पर अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार दिया गया। तीसरा कथन है इस अधिनियम में निर्वाचन शब्द का प्रयोग किया गया था। तो इसमें कथन 1 और 2 क्या है? सही है, जबकि कथन सी क्या है? गलत है। निर्वाचन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। हालांकि अप्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत होती है, लेकिन शब्द का प्रयोग कहीं किया नहीं गया है 1892 के इंडियन काउंसिल एक्ट में। तो इंडियन काउंसिल एक्ट, तो यहाँ पर जो गवर्नर होगा, अब उसकी परिषद होगी, एक होगी एग्जीक्यूटिव काउंसिल या जिसे कहा जाता है कार्यकारी, और एक होगी विधायी परिषद। अब विधायी परिषद में क्या होगा कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन होगा कुछ लोगों का, इनडायरेक्ट इलेक्शन द्वारा कुछ लोग चुने जाएंगे, जिसमें नॉन ऑफिशियल मेंबर होंगे, कुछ भारतीय होंगे। इसके अलावा जो विधायी परिषद जो सदस्य इसमें होंगे उनको धीरे धीरे कुछ राइट्स दिए जाएंगे, आगे अधिकार दिए जाएंगे। और इसमें क्या किया गया कि 1892 में क्या किया गया कि जो बजट जो पेश होगा इसमें, उस पर क्या कर सकते हैं? चर्चा या बहस कर सकते हैं, बजट पर प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके अलावा कि बजट पर क्या मतदान कर सकते हैं? तो मतदान करने का अधिकार नहीं था। आगे कब दिया जाएगा? 1909 का जो भारतीय परिषद अधिनियम आएगा। तो यहाँ पर मतदान देने का अधिकार नहीं था, लेकिन बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया। लेकिन अगर कोई व्यक्ति पूरक प्रश्न पूछना चाहता तो पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। हाँ, प्रश्न पूछने का अधिकार था, लेकिन उसको क्या करना पड़ेगा? पहले 6 दिन पहले क्या करना है? नोटिस देना पड़ेगा। 6 दिन पहले उसको नोटिस देना पड़ेगा। और 1861 में थोड़ा भूल गए, 1861 में क्या हुआ कि पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत होती है। पोर्टफोलियो 1861 में, या जो मंत्री की पद की शुरुआत कब होती है? पोर्टफोलियो सिस्टम की 1861 में होती है।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमने देखा 1892 में देखा, तो यहाँ पर है कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ लेकिन निर्वाचन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, और जो वित्तीय विवरण पर जो चर्चा करने, विचार व्यक्त करने का अधिकार दिया गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 10वें क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ थोड़ा देख लें, 1892 में 1 और 2 क्या था, सही था, तो इसका जो राइट आंसर होगा 1 और 2 इसका राइट आंसर होगा। 9 के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। इसने पहली बार भारत को विभिन्न विधान परिषदों में भारतीयों के निर्वाचन का प्रावधान किया गया। इसने भारत में निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की तथा संसदीय व्यवस्था की नींव रखी, हालांकि यह माले के इरादों के विपरीत था। इसके अलावा सी, इसने मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन का अधिकार प्रदान किया, और डी है, इसने द्वैध शासन की नींव रखी। तो जो ऑप्शन डी है, द्वैध शासन की शुरुआत कब होती है, 1919 का जब भारत शासन अधिनियम लाया जाएगा तो वहाँ पर द्वैध शासन की शुरुआत होती है। 1909 का जो जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है, अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि भारतीयों को इसमें शामिल किया जा रहा है, विधायी प्रक्रिया में या विधि बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को शामिल किया जा रहा है। इसके अलावा जो प्रांत हैं उनमें भी क्या, जो अन्य प्रांत हैं उनमें भी भारतीयों को धीरे धीरे शामिल किया जा रहा है। और जो कार्यकारिणी परिषद है, कार्यकारी परिषद और एक विधायी परिषद है, और पहली बार क्या किया जाएगा, 1909 के द्वारा जो कार्यकारिणी परिषद है उसमें पहले विधायी परिषद में भारतीयों को शामिल किया गया, अब एक कार्यकारी परिषद में भी एक भारतीय को शामिल किया जाएगा। उनका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को शामिल किया जाएगा कार्यकारी परिषद में, और भारतीयों की प्रतिनिधित्व को की संख्या में वृद्धि की जाएगी इसके द्वारा। इसके अलावा यहाँ पर सेपरेट इलेक्शन की शुरुआत होती है, सेपरेट इलेक्शन की शुरुआत होती है, अर्थात सांप्रदायिक चुनाव की शुरुआत हो रही है। और पहली बार किसको दिया गया, मुस्लिमों को सेपरेट इलेक्शन का अधिकार दिया जाता है। और अब क्या है कि जो पहले बजट पर बहस करने का अधिकार था केवल विधायी परिषद को, अब इसमें क्या है कि बजट पर मतदान भी कर सकते हैं और पूरक प्रश्न का अधिकार दिया जाता है 1909 के भारत शासन इंडियन काउंसिल एक्ट के द्वारा। तो इसमें पहली बार भारत की विभिन्न विधान परिषदों में भारतीयों के निर्वाचन का प्रावधान किया गया। इसने भारत में निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की तथा संसदीय व्यवस्था की नींव रखी, और सेपरेट इलेक्शन की शुरुआत होती है। मुस्लिमों को पहली बार सेपरेट इलेक्शन का अधिकार दिया गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 11वां है, संबंधित है 1919 के भारत शासन अधिनियम को निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं। प्रांतों की कार्यकारी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था। तीसरा, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण किया गया। तो डी, इसमें क्या है कि जो 2 है, कथन 2 है, इसमें हमने पिछले देखा कि 1909 में इसकी शुरुआत होती है, जबकि 1 क्या है सही और 3 क्या सही है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी क्या है, इसका राइट आंसर है। तो 19 के जो भारत शासन अधिनियम है उसमें क्या है कि एक सेंट्रल लेवल पर प्रशासन चलाया जा रहा है, और जो अन्य प्रांतों में भी विधायी शक्तियां हैं। जो अन्य प्रांत हैं जैसे यहाँ पर मद्रास है, यहाँ पर बॉम्बे प्रांतों में भी क्या है, विधायी परिषद की स्थापना की गई है, विधान तो विधि बनाया जा रहा है। अब क्या होगा कि 1919 का जब भारत शासन अधिनियम लाया जाएगा तो जो प्रांत हैं, प्रांतों में क्या किया गया, द्वैध शासन की शुरुआत होती है, द्वैध शासन। यहाँ पर द्वैध शासन का अर्थ है कि जो विषय होंगे, जो सब्जेक्ट होंगे, सब्जेक्ट को 2 भागों में डिवाइड किया गया। एक सब्जेक्ट होगा उसे कहा गया रिजर्व सब्जेक्ट विषय, और एक होगा ट्रांसफर्ड या हस्तांतरित विषय होगा। अब जो हस्तांतरित विषय होगा उस पर किसका अधिकार होगा, भारतीयों का। तो जो मंत्री होंगे इसमें शामिल होंगे, इन पर किसका अधिकार होगा। और जो रिजर्व विषय होगा उस पर किसका अधिकार होगा, गवर्नर का होगा। तो उस पर नियम कौन बनाएगा, गवर्नर। और यहाँ पर है जो मंत्री हैं उनके द्वारा बनाया जाएगा। तो यहाँ पर द्वैध शासन की शुरुआत होती है जो प्रांत हैं, प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत हो। अब जैसे रिजर्व सीट के अंतर्गत जैसे कोई फाइनेंस से संबंधित कोई फाइनेंस लॉ है, उस पर कानून कौन बनाएगा, गवर्नर बनाएगा। इसके अलावा जैसे लैंड रेवेन्यू का कोई मामला है तो इस पर कानून किसके अंडर में होगा, गवर्नर की। जबकि जैसे एजुकेशन से संबंधित कोई मामला है,
एजुकेशन या लोकल गवर्नमेंट से संबंधित कोई मामला वह किसके अधिकार में होगा, भारतीयों को हस्तांतरित किया गया। तो यहाँ पर द्वैध शासन की शुरुआत होती है 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। और सेंटर में क्या किया गया, जो एक है कार्यकारी परिषद है और एक है विधायी परिषद। अब विधायी परिषद को द्विसदनी व्यवस्था बनाया जाता है, जिसमें एक निम्न सदन होगा और एक उच्च सदन होगा। जैसे वर्तमान में हम लोकसभा और राज्यसभा देखते हैं विधायिका में, तो वहीं पर शुरुआत होती है द्विसदन की व्यवस्था, निम्न सदन और उच्च सदन। या शुरुआत कहाँ हो रहा है, सेंटर के पर हो रहा सेंटर लेवल पर। आगे प्रांतों में यह व्यवस्था कब की जाएगी, 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। तो इस प्रकार अब निम्न सदन होगा। निम्न सदन को कहा गया केंद्रीय विधानसभा कहा गया, केंद्रीय विधानसभा। और उच्च सदन को क्या कहा गया, राज्य परिषद कहा गया। और 1935 में यह व्यवस्था कब प्रांतों में भी लागू की जाएगी। वहीं जो द्वैध शासन की व्यवस्था है, द्वैध शासन की व्यवस्था अब सेंटर में आगे चलकर द्वैध शासन लगाया जाएगा। तो सेंटर में द्वैध शासन कब लगाया जाएगा, 1935 में लगाया जाएगा। जबकि प्रांतों में द्वैध शासन कब लगाया गया, 1919 में लगाया गया। अब द्विसदन की व्यवस्था सेंटर में कब की गई, 1919 में की गई। जबकि द्विसदन की व्यवस्था प्रांतों में कब की जाएगी, 1935 में की जाएगी। और इस प्रकार पिछले देखा कि 1909 में देखा गया कि सेपरेट इलेक्शन की शुरुआत जो होती है और सेपरेट इलेक्शन के तहत जो मुस्लिम हैं उनको अधिकार दिया जाता है। लेकिन 1919 में यह दायरा बढ़ाया जाएगा और कहा जाएगा कि जो सिख हैं, सिख ईसाई के अलावा जो आंग्ल भारतीय हैं उनको भी सेपरेट इलेक्शन के तहत शामिल किया जाएगा। तो 1919 में क्या किया गया कि प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया और केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्तियाँ हस्तांतरण की जाएगी। तो अब क्या होगा कि जो केंद्र के स्तर पर जो भी पावर है उसको क्या विभाजन किया जाएगा, राज्यों को भी ट्रांसफर किया जाएगा। और स्पष्ट रूप से कब विभाजन होगा, 1935 में जब 3 सूची बनाई जाएगी, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची जब बनाई जाएगी। और इसमें क्या कि संघ सूची पर कानून कौन बनाएगा, संघ बनाएगा, केंद्र बनाएगा। राज्य सूची पर जो प्रांत है वह कानून बनाएगा और समवर्ती सूची पर संघ और राज्य दोनों बनाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत शासन अधिनियम 1935 के मुख्य तत्वों में सम्मिलित थे। एक संघ का प्रावधान किया गया, दूसरा है प्रांतों को स्वायत्तता देना, तीसरा है प्रांतों में द्विशासन की प्रस्तावना, तीसरा केंद्रीय विधायिका को संप्रभुता प्रदान करना। तो इसका जो राइट आंसर होगा 1 और 2, इसका क्या है राइट आंसर होगा। तो इसका ऑप्शन 1 क्या है, 1 और 2 सही है। तो संघ का प्रावधान तो किया जाएगा, प्रांतों को स्वायत्त बना दिया जाएगा। अब जो द्वैध शासन था उसको खत्म करके स्वायत्त बना दिया जाएगा प्रांतों को। हालांकि प्रांतों में द्विशासन की प्रस्तावना कब की गई, 1919 में द्वैध शासन लागू किया गया था। और केंद्रीय विधायकों को संप्रभुता प्रदान की गई, नहीं 1935 में या नहीं किया गया। अब क्या होगा, केंद्रीय विधायिका में द्वैध शासन लागू होगा, जो इसमें रिजर्व विषय होगा और हस्तांतरित विषय होगा। इसके अलावा 1935 में क्या किया गया कि एक संघ बनाने का, अर्थात जो ब्रिटिश प्रांत है और जो रजवाड़े हैं उनको शामिल करके क्या किया जाएगा, एक संघ बनाना का प्रस्ताव रखा, संघ बनाया जाएगा, संघ बनाने का प्रावधान किया गया। और सेपरेट इलेक्शन के तहत जैसे महिलाओं को भी शामिल किया जाएगा इस एक्ट के द्वारा। महिलाओं के साथ साथ जो एससी वर्ग उनको भी शामिल किया जाएगा और जो लेबर क्षेत्र या श्रमिक बल है उनको भी सेपरेट इलेक्शन का अधिकार दिया जाएगा। और इसमें 3 लिस्ट बनाई जाएगी कि एक होगा संघी विषय होगा, संघ सूची, एक राज्य सूची होगा और एक समवर्ती सूची होगा। और इन पर संघ सूची पर कानून कौन बनाएगा, संघ बनाएगा, राज्य पर प्रांत या राज्य बनाएंगे और समवर्ती सूची पर संघ और राज्य दोनों बनाएंगे। और इसके अलावा जो अवशिष्ट शक्तियाँ होंगी किसके पास होंगी, गवर्नर के पास या वायसराय के पास अवशिष्ट शक्तियाँ होंगी। तो यहाँ पर अब प्रांतों में स्वायत्तता दे दी जाएगी, जबकि सेंटर में क्या होगा, द्वैध शासन लागू होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से पृथक किया गया। पहला है भारतीय परिषद अधिनियम 1909, दूसरा है भारत शासन अधिनियम 1919, तीसरा है भारत शासन अधिनियम 1935, चौथा है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत शासन अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया। कब शामिल किया गया ये आपको देखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। 1919 के भारत शासन अधिनियम में परिणाम स्वरूप शुरू हुई द्वैध शासन प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस प्रणाली के जन्मदाता पर लियोनल कार्टिस थे। इस प्रणाली के अंतर्गत सभी विषय को 2 भागों केंद्रीय और प्रांतीय में विभाजित किया गया। तो
कथन एक क्या है सही, जबकि दूसरा क्या है कि यहाँ पर केंद्र और प्रांत में विभाजन नहीं किया गया, बल्कि प्रांतों का जो विषय है, शक्तियाँ पावर है, उनको दो भागों में डिवाइड किया गया। एक रिजर्व सीट होगी, एक हस्तांतरित या ट्रांसफर विषय होगा। इस भाग में दो भागों में डिवाइड किया गया। तो द्वैध शासन का अर्थ यह हुआ। तो इसमें जो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए क्या है इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15वां है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अधीन भारतीय ईसाइयों तथा आंग्ल भारतीयों के प्रतिनिधित्व को पृथक निर्वाचन मंडल बनाया गया? तो हमने 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा देखा गया कि सेपरेट इलेक्शन के तहत इनको शामिल किया गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी क्या है इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि चार्टर एक्ट 1833 में निम्न प्रावधानों में से कौन सा एक नहीं है? ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों का समापन किया गया, सही है। काउंसिल में परम सत्ताधारी अधिकारी के पदनाम को भारत के गवर्नर जनरल के पदनाम में बदला गया, यह भी सही है। काउंसिल में गवर्नर जनरल को विधिकर्ता की सभी शक्तियां प्रदान की गई, यह भी सही है। गवर्नर जनरल की काउंसिल में विधि सदस्य के रूप में एक भारतीय को नियुक्त किया गया। तो यहाँ पर विधि सदस्य शामिल हुआ था, लेकिन क्या था, भारतीय नहीं था। तो यह क्या है, डी गलत है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17वां क्या है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश इंडिया कंपनी को भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया? तो 1833 में हमने देखा पूर्णतः समाप्त कर दिया जाता है, जबकि अंशतः कब किया जाता है? 1813 में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी क्या है इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18वां क्या है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसले को रद्द करने का अधिकार दिया गया? ए है रेगुलेटिंग एक्ट, यहाँ पर बी होना चाहिए, बी है 1793 का चार्टर एक्ट, सी है 1786 का एक्ट और डी है 1813 का चार्टर। तो 1786 के एक्ट द्वारा, क्योंकि यह क्या है, स्पेशल लॉर्ड कॉर्नवालिस को गवर्नर बनाने के लिए यह एक्ट लाया गया था, 1786 का एक्ट। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी क्या है इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19वां है, लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ करने की संस्था किसके द्वारा की गई? एशियन आयोग द्वारा, हाव हाउस आयोग द्वारा, मांटेंगो चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट द्वारा और लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इसका क्या है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की? ए है 1909, बी है 1861, सी है 1867 और डी है 1892। तो ये परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत कब होती है? 1892 में, हालांकि निर्वाचन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था। तो आज की क्लास में हमने 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया। उस प्रश्न को सॉल्व करते समय हमने उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन की संभावना या उनके कॉन्सेप्ट को भी समझा। तो आशा करता हूँ यह क्लास आपको लिए लाभदायक होगी। तो आज का सफ़र यहीं ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।